हेलो, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आज के सेशन में जिस खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्ति के बारे में। कल के सेशन में हमने बात की थी कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता सूरत कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त होगी या नहीं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि संसद सदस्यता समाप्त तुरंत नहीं होगी, अपितु 3 महीने का समय राहुल गांधी को दिया जाएगा। लेकिन उन सभी कयासों का अंत करते हुए, उन सभी अनुमानों का अंत करते हुए लोकसभा सचिवालय 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करता है और उस नोटिफिकेशन में कहता है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को 23 मार्च 2023 से समाप्त किया जाता है। ये लोकसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। 24/3/23 को हालांकि ये जारी होता है, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने की जो तारीख इसमें बताई जाती है वो है 23 मार्च 2023। तो आज की स्थिति ये है कि राहुल गांधी अब संसद सदस्य नहीं रहे हैं। और कब से नहीं रहे हैं? 23 मार्च 2023 से, जिस दिन सूरत कोर्ट का इस संबंध में फैसला आता है उस तारीख से। आइए पूरे मामले को समझते हैं, और पूरे मामले को समझने के लिए इस नोटिफिकेशन को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि इस नोटिफिकेशन में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का जो आधार बताया गया है वो एक आधार बताया गया है संविधान का आर्टिकल 102, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102, और दूसरा आधार बताया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, या इसे कहा जाता है आरपीए एक्ट 1951। हिंदी में इसे कहा जाता है जनप्रतिनिधि कानून 1951। इनके आधार पर नोटिफिकेशन में इनकी सदस्यता समाप्त करना बताया गया है। तो इनकी सदस्यता जो समाप्त हुई है उसका कानूनी पक्ष समझने के लिए या उसका तकनीकी विश्लेषण करने के लिए हमें आरपीए एक्ट 1951 को गहराई से देखना होगा। साथ ही साथ आरपीए एक्ट 1951 की जो भावना है, आरपीए एक्ट 1951 के तहत कहे गए कथनों के शब्दों को भी देखना होगा, साथ ही साथ उन कथनों की भावना को भी हमें देखना होगा, और उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या उन भावनाओं की व्याख्या करने के लिए 1951 जो आरपीए एक्ट 1951 है उसके शब्दों की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 2 फैसले इस संदर्भ में दिए गए हैं उनको भी हमें देखना होगा। उनमें से एक फैसला 2005 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच थी उसने ये फैसला प्रभाकरणवाद में दिया था। इसी प्रकार 2013 में भी आरपीए एक्ट की भाषा को समझाने के लिए 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और यह फैसला जो दिया गया था वो लिली थॉमस वाद में दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे मामले को समझने के लिए हमें 3 चीजों को गहराई से समझना होगा। पहला, आरपीए एक्ट 1951, दूसरा आरपीए एक्ट 1951 के संदर्भ में दिया गया प्रभाकरणवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का, और तीसरा 2013 में लिली थॉमस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में दिया गया फैसला। आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो आरपीए एक्ट है उसके बारे में। देखिए, आरपीए एक्ट 1951 एक बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा कानून है, जिसमें संसद सदस्यों और विधानमंडल सदस्यों की योग्यताओं अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। लेकिन हाल फिलहाल हमारे जो काम की चीज है वो है आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 या धारा 8। धारा 8 ही हमारे काम की क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी की जो सदस्यता अभी संकट में आई है संसद की, या सदस्यता समाप्त की गई है, वो आरपीए एक्ट 1951 की धारा 8 के कारण ही की गई है। तो आइए समझते हैं धारा 8 आरपीए एक्ट 1951 की क्या है। तो इसे समझने के लिए, सेक्शन 8 को समझने के लिए, आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 8 या धारा 8 को समझने के लिए हम इस पूरे सेक्शन 8 को 3 भागों में तोड़ते हैं। पहला जो भाग है सेक्शन 8(1) और 8(2) है। दूसरा जो इसका भाग है वो है सेक्शन 8(3), और तीसरा जो भाग है वो है सेक्शन 8 की उपधारा 4। 3 भागों में इसे तोड़ रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 और 2 की। तो आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 8 की सब सेक्शन 1 और 2 क्या कहते हैं?
ये 1 और 2 सब सेक्शन क्या बताते हैं, कुछ आधार बताते हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को एमपी या एमएलए रहने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वे कौन कौन से आधार हैं? चुनाव अपराध का दोषी हो, चुनाव भ्रष्टाचार का दोषी हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा कोई व्यक्ति ना दे, सरकारी ठेके या सेवा में हितों को साधता हो, ऐसी किसी कंपनी में पद धारित करता हो जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% से अधिक हो, या अयोग्यता या भ्रष्टाचार के मामले में क्या हो, आरोपी हो और उस पर दोष सिद्ध हो चुका हो, सरकारी सेवा से बर्खास्त हो, या फिर रिश्वत लेने का दोषी हो, या किन्हीं समूहों में शत्रुता बढ़ाने का दोषी हो। इन सभी अपराधों में यदि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, इन सभी अपराधों में दोष सिद्ध हो जाता है। ध्यान देना, शब्द पे क्या हो जाता है, दोष सिद्ध। कौन? कोई भी व्यक्ति। अब यहां यह नहीं बताया गया कि कोई भी व्यक्ति सिटिंग एमपी या एमएलए भी हो सकता है या नॉन सिटिंग एमपी या एमएलए भी हो सकता है। तो जो विवाद की स्थिति है वो यहां यह है कि सेक्शन 8 की उपधारा 1 और 2 में कुछ अपराध बताए गए हैं और इन अपराधों के आधार पर कोई भी व्यक्ति एमपी या एमएलए नहीं बन सकता, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन ये सिटिंग एमपी या एमएलए जो वर्तमान में एमपी या एमएलए है उन पर लागू होगा या नहीं होगा, इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है। फिर उसके बाद में यहां ये चीज नहीं कही गई, उसके बाद में ये आगे क्या कहा गया है इसी धारा में कि इन अपराधों में से किसी भी अपराध में यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को क्या करार दे दिया जाता है, दोष सिद्ध करार दे दिया जाता है, और दोष सिद्ध करार देने के पश्चात केवल यदि उस व्यक्ति को जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो जुर्माने की सजा सुनाने की स्थिति में दोष सिद्धि की तारीख से उसकी संसद की जो सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी दोष सिद्धि की तारीख से, और साथ ही साथ 6 वर्ष तक वो किसी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार यदि उक्त मामलों में ये जो मामले हैं जो सेक्शन 1 और 2 में दर्शाए गए हैं, उन मामलों में यदि जेल की सजा किसी व्यक्ति को हो जाती है तो दोष सिद्धि की तारीख से जेल अवधि प्लस उसके आगे के 6 साल के लिए व्यक्ति एमपी या एमएलए रहने के क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। तो ये तो बात करी हमने सेक्शन 8 का पहला भाग, सब सेक्शन 1 और 2 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के अगले भाग जो है सेक्शन 8 की उपधारा 3। अब देखिए सेक्शन 8 की उपधारा 3 क्या कहती है, ये कहती है कि जो भी अपराध सेक्शन 1 और 2 में दर्शाए गए हैं, 1 और 2 में कौन कौन से अपराध दर्शाए गए हैं ये हमने देखे अभी, ये वाले अपराध, इन अपराधों के अतिरिक्त अन्य कोई अपराध क्या करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो उस मामले में क्या होगा, यदि उस व्यक्ति को 2 वर्ष या अधिक की जेल की सजा सुनाई जाती है तभी उसकी संसद या विधानमंडल की सदस्यता क्या होगी, समाप्त होगी। ध्यान देना, सेक्शन 1 और 2 में जो मामले दिखाए गए हैं उनमें चाहे सजा 5 महीने की मिल जाए, 4 महीने की मिल जाए, चाहे जुर्माना भी लगे तो भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन अपराधों के अतिरिक्त अन्य कोई अपराध है वो यदि कोई व्यक्ति कारित करता है तो उस मामले में केवल 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर ही उसकी संसद की सदस्यता समाप्त होगी। और यह संसद सदस्यता समाप्त कब होगी, दोष सिद्धि की तारीख से ही समाप्त हो जाएगी। और कब तक रहेगी, जेल अवधि के दौरान प्लस जेल अवधि के पश्चात भी 6 वर्ष ये जारी रहेगी ये अयोग्यता। उसके बाद हम इस सेक्शन का तीसरा भाग देखते हैं, उपधारा 4, सेक्शन 8 की उपधारा 4, जिसमें यह कहा गया है साफ साफ कि सेक्शन 8 की धारा 1, 2, 3 यानी ये वाली धारा और ये वाली धारा के संदर्भ में यदि कोई वर्तमान यानी सिटिंग एमपी या एमएलए क्या करता है, ऐसा अपराध क्या कर देता है, कोई सिटिंग एमपी या एमएलए कर देता है, जो कि किसमें दर्शाया गया है, सेक्शन 8(1)(2) और सेक्शन 8(3) में दर्शाए गए हैं। ऐसे अपराध यदि कोई सिटिंग एमपी या एमएलए कर देता है, वर्तमान की तारीख का एमपी या एमएलए कर देता है, तो उसके लिए जो अयोग्यता होगी या संसद सदस्य रहने के अयोग्य जो हो जाएगा, उसकी तारीख दोष सिद्धि की तारीख से नहीं होगी, अपितु उसको 3 माह का समय दिया जाएगा। और इस 3 माह के समय में यदि वह ऊपरी अदालत में क्या कर देता है, अपील दायर कर देता है,
तो ऊपरी अदालत में मामला विचाराधीन रहने की अवधि तक यह अयोग्यता लागू नहीं होगी। तो ये जो दो प्रकार की बातें सेक्शन 8 आरपीए एक्ट 1951 में कही गई हैं, यही क्या करती हैं, आधार प्रदान करती हैं संसद सदस्यता समाप्त करने को। लेकिन यहां एक पेच हमें फंसाई दिखाई देता है, वो ये है कि सेक्शन 8 जो है आरपीए एक्ट 1951 का, उसको सूक्ष्म रूप से यदि हम पढ़ें तो उसमें व्यक्तियों की दो प्रकार की कैटेगरी बना दी गई है। कौन कौन सी कैटेगरी? सेक्शन 8 को यदि हम इसकी मूल भावना को देखें तो दो प्रकार की कैटेगरी यहां बनाती है। एक तो वे व्यक्ति जो सीटिंग एमपी एमएलए नहीं है, सीटिंग एमपी या एमएलए नहीं है, लेकिन एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और दूसरे व्यक्ति वे जो सीटिंग एमपी या एमएलए हैं। दोनों के बारे में यदि बारीकी से पढ़ा जाए तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था सेक्शन 8 में की गई है। देखते हैं किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं की गई है। अब आरपीए एक्ट की धारा 8 से संबंधित कुछ कोर्ट के फैसलों के बारे में हम बात करेंगे और उन फैसलों के बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 8 की मूल भावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का क्या कहना था। देखिए, कोर्ट के यदि फैसलों की हम बात करें तो 2013 में इस संदर्भ में एक फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और यह जो फैसला दिया गया था यह लिली थॉमस वाद में दिया गया था। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के अंतर्गत यदि सदस्यता समाप्ति होती है तो वो दोष सिद्धि की तारीख से ही हो जाएगी, चाहे व्यक्ति सिटिंग एमपी या एमएलए हो या सिटिंग एमपी एमएलए ना हो और आगे चुनाव लड़ना चाहता हो। दोनों ही स्थितियों में दोष सिद्धि की तारीख से व्यक्ति एमपी या एमएलए रहने के अयोग्य हो जाएगा, ऐसा कहा गया 2013 में लिली थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और यह मामला क्यों आया था सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला इसलिए आया था क्योंकि लालू यादव चारा घोटाले में उस वक्त क्या गए थे, जेल गए थे, और उनकी संसद सदस्यता को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह जब फैसला आता है उसके बाद यूपीए सरकार, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है जिसमें आरपीए एक्ट 1951 में संशोधन की बात कही जाती है। और यह कहा जाता है कि किसी भी एमपी या एमएलए के विरुद्ध यदि क्या लाया दोष सिद्धि हो जाती है तो भी मामला विचाराधीन रहने तक उसकी संसद सदस्यता को समाप्त ना किया जाए, इस प्रकार का स्पष्ट संशोधन आरपीए एक्ट में किया जाए, ऐसा अध्यादेश यूपीए सरकार लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि लालू यादव को इस समय इस फैसले के कारण सदस्यता खोनी पड़ रही थी, और चूंकि यूपीए गवर्नमेंट उस समय जो मनमोहन सिंह सरकार थी उसका हिस्सा थे, उनका समर्थन लालू यादव को प्राप्त था यूपीए गवर्नमेंट को, तो उन्हें बचाने के लिए या उनके संसद सदस्यता जो की समाप्ति है उसे बचाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा यह अध्यादेश लाया गया था। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। उसके बाद इस अध्यादेश को लाया नहीं जा सका, और तब से स्थिति ऐसी है कि तुरंत जो है जो सेक्शन 8 क्या कहता है कि तुरंत रूप से क्या कर दिया जाएगा, दोष सिद्धि होते ही व्यक्ति की संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। परंतु यहां एक चीज हमें देखनी होगी, एक पॉइंट हमें नोट करना होगा कि 2005 में भी आरपीए एक्ट 1951 की धारा 8 के संदर्भ में एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था, और वो वाद था के प्रभाकरण वाद। उस के प्रभाकरण वाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था कि सेक्शन 8 के अंतर्गत यदि वर्तमान या सिटिंग एमपी एमएलए की सदस्यता समाप्त करने की बात यदि आती है तो उन्हें 3 माह का समय दिया जाए और मामला जो ऊपरी अदालतों में विचाराधीन रहने के दौरान उनकी संसद सदस्यता को समाप्त ना किया जाए। तो अब दो प्रकार की स्थिति, दो प्रकार के फैसले हमें दिखाई देते हैं, एक संविधान पीठ द्वारा दिया गया फैसला और एक 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया अन्य फैसला। इन दोनों में से कौन सा फैसला जो है वो यहां लागू होगा, कौन सा नहीं लागू होगा, ये तो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के विचार का विषय है। लेकिन यदि हम के प्रभाकरण वाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातों को देखें तो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरपीए एक्ट 1951 की धारा जो 8 है
उसकी जो मूल निहितार्थ है या उसकी भावना है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया था। देखिए क्या कहा था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कहा कि आरपी एक्ट 1956 की धारा 8(4) सीटिंग एमपी एमएलए व सामान्य व्यक्ति की दो कैटेगरी बनाती है। यानी सेक्शन 8 में जो बातें कही गई हैं वो दो तरह के बातों आदमियों के लिए, दो तरह के व्यक्तियों के लिए अलग अलग कही गई है। एक व्यक्तियों की कैटेगरी वो है जो नॉन सिटिंग यानी कि सिटिंग एमपी एमएलए नहीं है, इंडिविजुअल हैं, सामान्य व्यक्ति हैं और एमपी एमएलए का चुनाव क्या करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन व्यक्तियों के मामले में अगर सेक्शन 8 के अंतर्गत कोई 2 वर्ष या उससे अधिक अपराध की दोष सिद्धि हो जाती है तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा ये कहते हैं दूसरे वे प्रकार के व्यक्ति हैं जो सीटिंग क्या है, वर्तमान में क्या है, एमपी या एमएलए हैं, तो इन वर्तमान के एमपी या एमएलए पे ये धारा लागू नहीं होगी। ऐसा कौन कहता है, प्रभाकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कहती है और कहती है कि इनको समय दिया जाएगा 3 माह का अपील के लिए और अपील विचाराधीन रहने के दौरान इनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिटिंग एमपी एमएलए की सदस्यता की समाप्ति केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, क्योंकि वे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संसद का एक हिस्सा हैं और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संसद का हिस्सा होने के कारण यदि इनकी सदस्यता समाप्त की जाती है तो लोकतांत्रिक रूप से गठित संस्था संसद क्या होती है, प्रभावित होती है। हो सकता है संसद में उस समय जिस दल की सरकार है उस सरकार में जिस दल की सरकार है वो क्या हो, उस व्यक्ति की संसद सदस्यता समाप्त करने से माइनॉरिटी में चला जाए या हम कह सकते हैं अल्पमत में आ जाए, और अल्पमत में जब आ जाता है सरकार तो पुनः इलेक्शन कराने की नौबत आ जाए तो ये सारा का सारा बोझ किस पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है। तो आरपीए एक्ट 1951 की सेक्शन 8 की भावना को समझते हुए यहां इसके प्रभाकरणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में यह कहा था कि सेक्शन 8 में 2 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है और वो कैटेगरी उचित प्रतीत होती हैं। लेकिन 2013 में इसी फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में लिली थॉमस मामले में यह कह दिया गया कि यदि सेक्शन 8 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सिटिंग एमपी हो या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, दोनों पर ही समान रूप से सेक्शन 8 लागू होगी और तुरंत सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए इस मामले में जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी हैं वो क्या कहते हैं कि इस मामले में लोकसभा जो सचिवालय है और चुनाव आयोग है उन्होंने क्या करा है, सेलेक्टिव एफिशिएंसी दिखाई है। अब सेलेक्टिव एफिशिएंसी क्या होता है, सेलेक्टिव एफिशिएंसी या चयनात्मक एफिशिएंसी या चयनात्मक दक्षता का तात्पर्य होता है किसी किसी मामले में तो बहुत तेजी दिखाना और कुछ मामलों में तेजी नहीं दिखाना, बहुत सुस्ती दिखाना, इसी को ही क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव एफिशिएंसी कहा जाता है। तो एसवाई कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये बात क्यों कही है, आइए समझते हैं। एक सांसद है, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद थे मोहम्मद फैजल, उन पर अपने किसी रिश्तेदार पर जानलेवा हमले का आरोप लगता है और इस आरोप को बाद 11 जनवरी 2023 को जो लक्षद्वीप की एक कोर्ट है उसने इस मामले में इन्हें दोषसिद्ध माना और 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। तो जैसे ही 10 वर्ष के कारावास की सजा इनको सुनाई जाती है, इन पे अयोग्यता के लिए आरपीए एक्ट की सेक्शन 8 क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। और ये लागू होते ही 11 जनवरी को दोष सिद्धि होती है, तुरंत एक्शन में आता है लोकसभा सचिवालय और 13 जनवरी 2023 को इनकी सदस्यता की समाप्ति क्या कर दी जाती है कि घोषणा अधिसूचना द्वारा जारी कर दी जाती है। और भी तेजी दिखाते हुए चुनाव आयोग क्या करता है, 13 जनवरी को सदस्यता समाप्त होती है और 18 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग लक्षद्वीप की सीट को रिक्त मानते हुए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देता है। फिर आगे बढ़ता है मामला और ये व्यक्ति जो हैं लक्षद्वीप से जो एनसीपी सांसद है मोहम्मद फैजल, ये कोर्ट की शरण लेते हैं, केरल हाईकोर्ट में जाते हैं और केरल हाईकोर्ट 25 जनवरी 2023 को इन्हें दोष मुक्त कर देता है और दोष मुक्त और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लक्षद्वीप के लिए घोषित किए गए चुनाव कार्यक्रम को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इनका जो मामला है उसमें सदस्यता समाप्ति को केरल हाईकोर्ट ने क्या करा था, गलत पाया था और इन्हें दोष मुक्त कर दिया था। अब दोष मुक्त करने के पश्चात विधि मंत्रालय ने भी सदस्यता बहाल करने की अनुशंसा सरकार को की थी, लेकिन
आज तक यदि हम देखें तो लोकसभा की जो साइट है उस पर हम जाते हैं तो लक्षद्वीप की सीट को अभी भी रिक्त दिखाया जाता है और इनकी सदस्यता आज तक बहाल नहीं की गई है। और राहुल गांधी के मामले में भी ऐसी ही सेलेक्टिव एफिशिएंसी यहां दिखाई गई है। तुरंत की तुरंत 23 मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला आता है और 23 मार्च 2023 से ही उनकी सदस्यता को समाप्त करते हुए एक अधिसूचना 24 मार्च 2023 को जारी कर दी जाती है। अब अगला प्रश्न, क्या चुनाव आयोग अब राहुल गांधी की जो सीट वायनाड केरल से खाली होती है उसके लिए उपचुनाव की घोषणा कर सकता है? तो उसका उत्तर है हां, क्योंकि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि जब भी कोई सीट क्या हो जाती है, लोकसभा या विधानमंडल की रिक्त हो जाती है, तो वहां पुनः उपचुनाव कराए जाते हैं। लेकिन साथ ही संविधान में एक शर्त आरोपित है और वो शर्त ये है कि अगले इलेक्शन के लिए 1 वर्ष से कम का समय ना बचा हो। तो अगला लोकसभा जो चुनाव होना है उसमें 1 वर्ष से अधिक का समय शेष है। तो यहां किसी प्रकार की संवैधानिक अड़चन नहीं है कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है, उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। आगे चलते हैं। अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प हैं उनके बारे में अब यदि हम बात करें तो हाई कोर्ट में भी वे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वे अपील लेकर जा सकते हैं। राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो माननीय न्यायालयों के जो फैसले हैं उन पर निर्भर करेगा। लेकिन राहत मिलने के बाद भी सदस्यता को बहाल कब किया जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले मामले में हमने देखा था कि जो मोहम्मद फैजल का मामला था उसमें जनवरी 2023 में ही कोर्ट द्वारा फैसला दे दिया जाता है, लेकिन मार्च आते आते भी उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया जाता है। और इसी पूरे प्रकरण को एसवाई कुरैशी साहब ने क्या कहा, सेलेक्टिव एफिशिएंसी कहा। और इसी प्रकार की सेलेक्टिव एफिशिएंसी यदि राहुल गांधी के मामले में भी दिखाई जाती है तो कहना मुश्किल है कि उनकी सदस्यता कब बहाल होगी। तो ये था पूरे मामले का विश्लेषण, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को लिया जाएगा और किस तरह से लिली थॉमस वाले मामले को लिया जाएगा, ये तो माननीय उच्च न्यायालयों के जो है उनके न्याय का विषय है। लेकिन हम यहाँ फिलहाल अपनी जो क्लास हमने ली है उसमें हम इसके कानूनी पक्ष का विश्लेषण करने में सक्षम हो पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मिलते हैं नए विषय के साथ, नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।